नमस्कार मित्रों। आज 30 अक्टूबर है और 28, 29, 30 के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं प्रीलिम के लिहाज से और एक दो मेंस के लिहाज से उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, आज हम जीएस पेपर 2 में इलेक्टोरल रिफॉर्म पे भी मेंस के पर्सपेक्टिव से चर्चा करेंगे। सेंसस के बारे में सवाल पूछता रहा यूपीपीसीएस, आरओ में भी सवाल आता रहा है, स्टेट सर्विसेज में भरपूर आता है। अब सेंसस में 2011 के जो डेटा थे उसके आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। क्या सवाल आ सकता है, देखिए। अभी ये कल की खबर थी कि सेंसस अब नेक्स्ट ईयर होने वाला है और डिलिमिटेशन उसके बाद होगा। तो जान लेते हैं क्या सवाल बन सकता है। पहला सवाल बन सकता है कि डिलिमिटेशन जो होता है उसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए अंतिम संविधान संशोधन कब किया गया था और अगला डिलिमिटेशन कब होगा। दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, भारत की जो सेंसस कमिश्नर हैं फिलहाल के लिए और रजिस्ट्रार जनरल वो कौन है। और मेंस में क्या सवाल बन सकता है अगर ठीक से बनाया तो, कि सेंसस जो है जनगणना लोगों की सिर्फ गिनती करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जो ओवरऑल नेशनल पॉलिसी है और डेवलपमेंट है उसके लिए एक रोड मैप तय करता है। ठीक है, तो अब देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा हम इसको देखते हैं। अब मित्रों देखो, पहला जो डिलिमिटेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 1953 में हुआ था। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट है कि जब सेंसस होता है उसके जस्ट बाद डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन होता क्या है? लोकसभा में जितनी सीटें हैं और राज्यसभा में, सॉरी, ये विधानसभा में जितनी सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जितनी सीटें हैं, हर सेंसस के बाद इन सीटों का रिकंस्टिट्यूशन, पुनर्निर्धारण, कि भाई 100 सीटें हैं और जनसंख्या अपनी बढ़ गई तो उसी के हिसाब से लोकसभा और असेंबलीज में सीटें बढ़ जाएंगी। अब ये चीज़ें हो रही थी। 51 में सेंसस हुआ, 53 में डिलिमिटेशन हो गया, फिर 61 में सेंसस हुआ, 63 में हो गया, 71 में सेंसस हुआ, 73 में डिलिमिटेशन हो गया। लेकिन बाद में दो तीन वजहों से, पहला वजह थे कि नॉर्थ साउथ के पॉपुलेशन में डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे, तो ये एक रीजन था। दूसरा अपने पॉलिटिकल माइलेज या जो भी रहा हो उस समय, उसकी वजह से इसे फ्रीज कर दिया गया साल 2001 के लिए। इन 2001 तक अब कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बना दिया गया। साल 2001 आया, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि साउथ की सीटें कम हो सकती हैं, वहाँ की पॉपुलेशन वैसी बढ़ी नहीं है, और नॉर्थ की सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, और भी कई कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए और कहा 2002 में कि अब 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और जब 2026 में जो सेंसस हो जाएगा, 26 तक जो सेंसस होगा उसके आधार पर फिर डिलिमिटेशन किया जा सकता है। तो 2021 में सेंसस हुआ नहीं जो होना था, अब होने वाला है मित्रों साल 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर शुरुआत हो जाएगा और 26 में उसका डेटा आएंगे, फिर उसके बाद ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं को नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से 1/3 रिजर्वेशन लोकसभा और असेंबलीज में देने का जो प्रस्ताव है उसको लागू करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है अगला जो सेंसस होगा उसके आधार पर ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डिलिमिटेशन पे क्या सवाल बन सकता है, अगर पूछ भी लिया इंपॉर्टेंट होने के नाते, वो देख लीजिए। अनुच्छेद 82 संविधान में लिखा हुआ है और आर्टिकल जो 82 है वो कहता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, डिलिमिटेशन जो एक्ट है, इसको पास करने का जो राइट होगा वो संसद के पास होगा। ठीक, और हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठित कर सकता है संसद। तो सवाल अगर पूछे कि जो परिसीमन अधिनियम है, परिसीमन जो आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उसका गठन, उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। और डिलिमिटेशन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ये भी है। अब आर्टिकल 170 है, 170 क्या कहता है कि भाई परिसीमन आयोग जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, वो हर राज्य में जो कंस्टिट्यूएंट एरियाज हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनका विभाजन करेगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कि मान लो 100 किलोमीटर का एरिया है, इसमें 4 जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाने हैं, तो 25-25 या 30-40 और 30 कर दिया, ऐसा ज्योग्राफी हो गया। लेकिन पॉपुलेशन का जो अनुपात है वो लगभग समान होना चाहिए, ऐसी कोशिश की जाती है। अब डिलिमिटेशन कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा, ये जो आयोग होगा, इसका नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। इस कमीशन के लिए जो कानून था वो बनाया संसद ने, न कि विधानसभा ने। लेकिन इसके जो चेयरपर्सन होंगे, ये जो आयोग होगा, इसका जो ऑफिशियल गठन है वो राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है। अब अकेले जो डिलिमिटेशन का कमिश्नर है या डिलिमिटेशन आयोग है वो अकेले तो काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जो खेल हो रहा है वो चुनाव के लिए हो रहा है। यानी कि चुनाव में जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या बराबर की स्थिति में हो और डिमार्केशन ठीक से किया जाए, इसके लिए उसको
चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी। तो राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होता है, लोकसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होता है। ऐसी स्थिति में कॉमन सेंस कहता है कि जो भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीईसी है, और जो राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी डिलिमिटेशन कमीशन को। तो अगर सवाल पूछे कि ये डिलिमिटेशन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, तो 3 होते हैं, और तीनों में अध्यक्ष लेकर के 3 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होता है, और दूसरा भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और तीसरा संबंधित राज्य का चुनाव आयुक्त होता है। एक सवाल बन सकता है कि बीच बीच में भी डिलिमिटेशन होता रहा, एक्चुअली 2008-9 के आसपास हुआ, बाकी कहीं कहीं किसी स्टेट में हुआ। एक्चुअली मित्रों, सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई नहीं गई थी, बल्कि जितने सीट थे उतने ही रह गए। सिर्फ जो ज्योग्राफिकल एरिया था वहाँ पर रीएडजस्टमेंट हुआ, और वो पुराने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से ही हो गया। नया कोई डिलिमिटेशन कमीशन आया नहीं था। तो ये सवाल आप कर लोगे। अब डिलिमिटेशन की जो समय सीमा बढ़ाने के लिए अंतिम संविधान संशोधन किया गया था, वो कब किया गया था? तो उसका जवाब है साल 2002, और ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके माध्यम से साल 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। दूसरा सवाल बन सकता है सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल के बारे में। तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी कि सेंटर ने अब रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण का जो टेन्योर है वो 2026 तक क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई जनगणना होना है और वो काम करते आ रहे थे, तो उनको ज़्यादा अनुभव था। तो भारत के इसमें सेंसस कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। फिलहाल के लिए ये नाम ध्यान रखना मित्रों, ठीक है। एक खबर मुझे दिखी, एक्चुअली ये लाइव क्लास कल हुआ था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाने की वजह से कुछ इशू आ गया था टेक्निकल, मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग और पूरा मेहनत दोबारा हो रहा है। तो कल एक न्यूज़ दिखी और उसमें था कि ट्रंप और ये सब चल रहा था। अमेरिका का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के संविधान से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, लिया है अपने संविधान में, और अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था और हर चीज़, फॉरेन पॉलिसी हमें प्रभावित करती है। तो यूपीएससी ने साल 2022 में कंपैरिजन करवा लिया था इंडिया और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। एक तो मेंस में आपके दुनिया के जितने महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन कराने का सिलेबस में दिया हुआ है। तो एक सवाल वो बन सकता है। दूसरा, कुछ और फैक्चुअल सवाल बन सकते हैं। तो इस खबर को देखने के बाद मुझे लगा कि सिलेबस के हिसाब से, प्रीलिम के हिसाब से क्या फिट बैठेगा। तो मुझे लगा अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने क्या क्या लिया है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक इससे कवर हो सकता है। तो ये हमने आपके लिए यहाँ रख दिया। अमेरिका से क्या क्या लिया? इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का लिया हमने, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कैसे काम करेंगे ये लिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा। तो आप इतना भी ध्यान रखो कि इम्पीचमेंट लिया है तो जेनेरिक अर्थों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी इम्पीचमेंट शब्द यूज हो जाता है, और प्रेसिडेंट के लिए भी यूज हो जाता है। तो इम्पीचमेंट में दोनों का इम्पीचमेंट जो है एक हिसाब से हमने अमेरिका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और फंडामेंटल राइट तो हमने अमेरिका से लिया, आपको पता है। जुडिशियल रिव्यू, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फेडरल कोर्ट बहुत पावरफुल है, तो इसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू की प्रोविजन हमने वहाँ से लिया। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, भाई जुडिशियल रिव्यू अपने आप में ही दिखाता है कि हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना। अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू कैसे कर सकता था? ब्रिटेन में थोड़ी इतने पावरफुल है वहाँ की जुडिशरी। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो भी, बाकी जो है जो सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो देख लीजिएगा। जैसे ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है। ऐसे फ्रांस से हमने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है। जर्मनी से हमने उनके इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं वीवर कॉन्स्टिट्यूशन से, वो लिया है। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ लिया है। कन्फ्यूजन होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ और रूल ऑफ लॉ में। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ हमने जापान से लिया है। वैसे भी रूल ऑफ लॉ एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पहले डेमोक्रेसी आई होगी, ज़्यादा मैच्योर डेमोक्रेसी होगी, वहीं रूल ऑफ लॉ के होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए ब्रिटेन इसका आंसर स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। स्पेन के पीएम भारत पहुंचे और कुछ भारत में पहली बार किसी प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका जो है फॉर्मेशन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इस पर क्या सवाल बन सकता है वो देख लीजिए आप। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, तो वो दिखा देता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर का ट्वीट है कि भाई as it is the first project of its kind in which a complete military aircraft will be manufactured in India by a private company। क्या है ना मित्रों, अगर आपको सवाल ये दे दे कि पहली बार भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? पहली बार नहीं हो रहा है, एचएएल ने इससे पहले भी बनाया है, 80s के डिकेड में ही बनाया है। एक्चुअली किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए ये पहली बार निजी क्षेत्र में बन रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने सवाल आपके लिए बना के दे दिया। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सही, राइट है। टाटा एडवांस सिस्टम ने स्पेनिश कंपनी एयरबस डीएस के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन के लिए
समझौता किया। अब सवाल बन सकता है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेन की कौन सी कंपनी के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए समझौता किया। एक तो ये सवाल बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है। दूसरा, ये प्लांट कहाँ पे है, तो वडोदरा गुजरात में है। तीसरा, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाने का समझौता हुआ है, तो C-295 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वो दे देगा, फाइटर प्लेन दे देगा आपको, C-295 फाइटर एयरक्राफ्ट दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। फाइटर नहीं है, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। फाइटर प्लेन इसलिए भी नहीं, क्योंकि फाइटर प्लेन में टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल होती है, जनरली लोग शेयर नहीं करते हैं। रसिया एकमात्र ऐसा है जो हमारे साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करता है, कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करता है, बाकी दुनिया की कंपनी जनरली नहीं करती। और स्पेन के पास फाइटर जो एयरक्राफ्ट है वो 5th जनरेशन वगैरह बनाने की कैपेबिलिटी अभी तक नहीं है, इसलिए वो ऐसा है नहीं। ये भारत में निजी क्षेत्र का ऐसा पहला प्रयास है, बिल्कुल सही बात है। तो सारे स्टेटमेंट सही है, अंग्रेजी में भी यहाँ लिख दिया है ना, ये भी है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि पीएम ने अपने मन की बात में संडे में कहा डिजिटल अरेस्ट खतरनाक। एक्चुअली एक डेटा आया I4C का, तो उसमें कहा गया कि भाई 120 करोड़ रुपए भारतीयों का लास्ट ईयर डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से चला गया। ऐसे न मालूम कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं हम रैंसमवेयर में फंस जाते हैं, हम बाकी चीज़ों में फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इस पर सीधा सवाल बन सकता है। मेंस के लिहाज से जो GS पेपर 3 है आपका मित्रों, वहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो प्रीलिम में क्या सवाल पूछा जाएगा वो देख लेते हैं पहले। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये एक साइबर क्राइम है जिसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एनफोर्समेंट एजेंसीज के रूप में खुद को पोर्ट्रे करते हैं। कहते हैं मैं CBI से बात कर रहा हूँ, मैं ED से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, ये है वो है, और फिर कहते हैं आप घर से निकालना मत खुद को, आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हो। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सेंसिटिव बैंक डिटेल मांगते हैं और वो पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है ना। एक बड़े शायद वो कौन सा है, वर्धमान प्लाजा है ना, तो वर्धमान ग्रुप के एक बड़े वो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका कुछ 7 करोड़ रुपये फ्रॉड हो गया था अभी इस बीच में। तो ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वही ऐसा कर पा रहे हैं, हो जाता है। ठीक है, इसलिए खुद को अवेयर रखना जरूरी है। ऐसे किसी पे भी डरने की ज़रूरत नहीं, उनसे बोलो भाई आके बात करो, आके घर पे नोटिस दो। अच्छा, कुछ कानून है जो साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ेंगे, बट देख लो। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट साल 2000 है। I4C इसको बोलते हैं इंडियन क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है ना, तो I4C है। मिटी के तहत और भी कुछ चीज़ें चलती हैं, जैसे कि I4C का ही साइबर दोस्त है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, साइबर हेल्पलाइन 1930, इस पर कॉल करने पर रिस्पांस मिलता है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल अरेस्ट शब्द किससे संबंधित है, अब आप इसका आंसर कर पाओगे। फाइनेंशियल क्राइम या साइबर क्राइम, दोनों में से कुछ भी आए तो आप कर सकते हो, क्योंकि साइबर क्राइम में फाइनेंशियल क्राइम ही, इस वाले साइबर क्राइम में स्पेशली मोस्टली फाइनेंशियल क्राइम ही हो रहा है डिजिटल अरेस्ट में। तो फाइनेंशियल क्राइम है, साइबर क्राइम है, साइबर फाइनेंशियल क्राइम दोनों है। पासवर्ड भूल जाना या रैंसमवेयर ऐसा नहीं है। अब एक आर्टिकल आया जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर था, योगेंद्र यादव ने लिखा था। इसमें योगेंद्र यादव ने कंसर्न जाहिर किया कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको अब जंक में डाल देना चाहिए, कूड़े में डाल देना चाहिए। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, मैं बता दूं ये जो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक है, ये आपके GS पेपर 2 में इलेक्ट्रोल रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड है, वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये देखो यहाँ पे कि कोई भी कैंडिडेट जो जीतने की स्थिति में रहता है वो एक चुनाव में 10 से 50 करोड़ तक पैसा खर्च करता है, और पार्टियां जो खर्च करती हैं तो अलग से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब टूथलेस हो गया है, इसका कोई प्रभाव अब पड़ता नहीं। थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका जो कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई मानता नहीं है, जो जिसको करना है वही करता है, इलेक्शन कमिश्नर का कोई दबाव किसी पे है नहीं। इसी के बहाने मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोल रिफॉर्म का, ये पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका एक टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा, आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, एक तो ये है कि भाई प्रीलिम में क्या आ सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू किया जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सोर्स क्या है। ये हो गया प्रीलिम का सवाल। तो इसका आंसर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली जैसे चुनाव का अनाउंसमेंट होता है, जैसे ही चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन कमीशन है उसने प्रेस रिलीज जारी किया, वैसे ही लागू हो जाता है। और ये साल 2001 के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जलाल वाले केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल वैलिड है, और ये जैसे प्रेस रिलीज जारी होगा इलेक्शन कमीशन का वैसे ही लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स की जहाँ तक बात करें तो 1960 में मित्रों केरला में चुनाव हो रहा था,
और केरला में जब चुनाव हो रहा था तो इलेक्शन कमीशन वगैरह और राज्य सरकार ने मिल करके कहा कि भाई लोग तमीज़ से चुनाव लड़ें, शराब वराब ना बाँटें, धर्म के नाम पे कुछ फालतूगिरी ना करें, कास्टेज ना फैलाएँ, थोड़ा-सा शुचितापूर्ण, पवित्रता से चुनाव हो, इसके लिए आम सहमति बना लिया, आपस में समझौता कर लिया। तो सब लोगों ने कहा अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? तो 1960 में ऐसा चुनाव हो गया। उसी के नेक्स्ट ईयर मतलब 2 साल बाद 1962 का चुनाव था। 1962 के चुनाव में फिर बाकी जो राज्य सरकारें थीं, पार्टियाँ जो थीं और केंद्र सरकार था, इलेक्शन कमीशन था, इन सब ने मिल करके क्या किया कि भई आम सहमति बना ली कि लोकसभा के चुनाव में भी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम एक बार लागू करेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा-सा एक शुचिता, एक रेस्ट्रेंट तो आया है चुनाव प्रचार के दौरान। तो तब से ये लागू है। साल 1991 में जब टीएन सेशन बने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उस समय जो इलेक्शन कमिश्नर ये बने, तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 324 को इन्वोक किया कि आर्टिकल 324 क्या कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होंगे, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा माना। तो ये जो 324 आर्टिकल है, इसको कोट करते हुए, इन्वोक करते हुए टीएन सेशन ने कहा कि अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है, उसका ग्रॉस वायलेशन होता है, तो उस एरिया में, उस कंस्टिट्यूंसी में, उस स्टेट में मैं इलेक्शन कैंसिल कर दूंगा। ठीक, तो ये बहुत ड्रैकोनियन स्टेप था, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसकी वजह से मॉडल कोड कंडक्ट एक बहुत ऐसे प्रभावशाली और नेता और पॉलिटिकल पार्टी डरने लगे कि भाई इसका वायलेशन नहीं करना है, नहीं तो चुनाव आयोग बहुत सख्ती से एक्शन लेगा। ये बात अलग है, टीएन सेशन के बाद ये चीज़ें धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगी। लेकिन टीएन सेशन जो कहते थे कि मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को खाता हूँ, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक ही झटके में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। ये बात अलग है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया है इसको लागू करने के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, तो ये नॉन इंस्टीट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सवाल आ जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंस्टीट्यूटरी है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है जुडिशियल अपने वर्डिक्ट में कि भाई हाँ ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल 324 से इसका पावर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, साल 2022 में यूपीएससी ने सवाल पूछा, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका क्या रोल है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2020 में सवाल पूछा, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी चर्चा करना है। 2018 में यूपीपीसीएस ने पूछा, क्योंकि उसी साल आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, कि चुनावी बॉन्ड क्या है, और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट ये है राजनीति में जो फाइनेंस है, जो पॉलिटिकल फंडिंग है, उसमें किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाएगा। तो इस तरीके से एक दो सवाल और आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने सोचा यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में ये टॉपिक बहुत फेवरेट है आयोग का, तो क्यों ना मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। तो आपसे 5 मिनट की चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। तो क्या है मित्रों, भारत में चुनाव सुधार। अब इंट्रोडक्शन तो आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आता है कि भारत में पॉलिटिकल एरेना में या फिर राजनीति के क्षेत्र में क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, चुनाव आयोग बहुत असरदार नहीं साबित हुआ है, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हो गया, तो उसमें आप एडीआर का डेटा दे देना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एडीआर के हिसाब से इतने 40% के आसपास लोगों के ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेज है। अगर पॉलिटिकल फंडिंग की बात हो जाए तो कह सकते हो उसमें कि ढेर सारे कमीशन से, जीवन रेड्डी कमीशन था, और बाकी था कि भाई स्टेट फंडिंग हो सकता है, जो ये है चुनाव है उसका, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर आ जाए तो उसमें कह सकते हो कि चुनाव सुधारों के लिए ज़रूरी है कि चुनाव खर्च कम हो, मसल पावर, मनी पावर कम हो, और राष्ट्र की प्रगति एमसीसी से ज़्यादा प्रभावित ना हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। लेकिन बाद में जो पॉइंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस का आप दोगे, क्या सवाल पूछा है उसको ध्यान में रख करके दोगे। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे अतरंगी चीज़ नहीं होता है, बल्कि आपसे क्या पूछा गया उसको ध्यान में रख कर दोगे। अगर कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस ज़्यादा रहेगा, रिलेवेंट रहेगा, तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग लगता है। लेकिन जो मेन कंटेंट है, जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, सवाल कुछ भी हो जाए आप लिख सकते हो, वो है चुनावी सुधार जरूरी क्यों है, पहला डायमेंशन। तो चुनावी सुधार इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्टिकल जो 324 है, अनुच्छेद जो 324 है, वो कहता है कि भारत में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट गिवन टू इलेक्शन कमीशन। तो इसलिए भी इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी है, चुनावी सुधार जरूरी है,
ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जा सके। अब उसमें क्रिमिनल से कैसे निपटना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से कैसे निकलना है, क्रोनी कैपिटलिज्म से कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें। दूसरा, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि भाई चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो जजेज हैं 100-150 फैमिलीज के ही जजेज होते हैं, है ना, कोलिजियम सिस्टम की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से, वैसे ही पॉलिटिक्स में ही आप देख लो, जो नेपोटिज्म है या पॉलिटिक्स में ही जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो आते हैं, पैरासूट लॉन्चिंग होती है उनकी और चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। जिनके पास मसल पावर है वो भी जीत जाते हैं। लेकिन आम जनता जिसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो एक्चुअली में काम करना चाहता है समाज के लिए, उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेनेबिलिटी बहुत कम है। और ये देखा गया है कि जो ज़्यादा क्रिमिनल्स होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी बेनेबिलिटी यानी जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। फिर महिलाओं की भागीदारी का क्या? आज भी महिलाएं 14-15% से ज़्यादा लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन, संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है। आज भी हायर जुडिशरी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 9% महिलाएं हैं, जबकि हाई कोर्ट में सिर्फ 14% महिलाएं हैं। तो ये भागीदारी जो है, पार्टिसिपेशन जो है, वो आज भी नहीं हो पा रहा है राजनीति में, जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। और इसकी वजह से आप देख लीजिए, SC/ST को रिजर्वेशन आर्टिकल 330, 31, 32 में दिया हुआ है, उसके बावजूद भी कौन लोग चुनाव लड़ते हैं? वही लोग जिनके पास में पहले से पावर है, जिनके पास पहले से रसूख है ना। सामान्य व्यक्ति तो नहीं लड़ सकता, उसके पास 50 करोड़ खर्च करने के लिए नहीं है। तो धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करना भी इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ये भी जरूरी है। कैसे लिखोगे आंसर? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन लिखा, ऐसे यहाँ ऐसे करके एरो बना करके या एग्जाम्पल लिख करके कर देना कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 या एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लिखना, तो फिर यहाँ लिख देना कि भाई कुछ ही % लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करना, तो लिख देना कि भारत में ऑन एन एवरेज ADR के अनुमान के हिसाब से लगभग 10 से 50 करोड़ पर इलेक्शन में एक कैंडिडेट खर्च करता है, जबकि समय जो लिमिट है, इनकम लिमिट है, एक्सपेंडिचर लिमिट है, वो 40 लाख 70 लाख। ऐसे है इनइक्वालिटी। तो ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जरूरी है। अब स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद कौन कौन से चुनाव सुधार लागू किए गए? पहला तो मॉडल कोड कंडक्ट लागू किया गया, जो मैंने आपको बताया 1960 में शुरू हुआ, 62 में पहली बार पैन इंडिया लागू किया गया, और बाद में फिर 91 में फिर मेजर रिफॉर्म्स आए, और अभी चल रहा है, आप देख ही रहे हो। मतदान की आयु, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सहारे राजीव गांधी ने मतदान की आयु यानी कि यूनिवर्सल जो एडल्ट सफरेज था, उसको 21 साल से 18 साल कर दिया, ताकि अधिकांश लोग अब इलेक्शन प्रोसेस में, वोट देने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 90s के डिकेड में केरला में ही EVM से चुनाव कराया गया, और EVM से चुनाव कराया गया, उसका रिजल्ट अच्छा रहा, फास्टर रहा बहुत ज़्यादा। तो 2004 का जो इलेक्शन था, उसमें EVM को पूरे लोकसभा चुनाव में यूज किया गया। तो ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तरीका था। क्यों? EVM से चुनाव कराने से एक ही झटके में क्या हुआ, बूथ कैप्चरिंग वगैरह जो थी, कि भाई बैलेट पेपर से वोटिंग पड़ रही, तो बक्से ही लूट ले जाते थे जो दबंग लोग होते थे। तो अभी EVM की वजह से अभी बूथ कैप्चरिंग कम हो गई है, वायलेंस भी कम हो गया। तो ये भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का ही हिस्सा था मित्रों, ठीक है। तो यहाँ अगर तुम चाहते तो यहाँ लिख सकते थे प्रिवेंटिंग द बूथ कैप्चरिंग एंड मसल पावर, और फिर एग्जाम्पल में इंट्रोडक्शन ऑफ EVM, ऐसा कर सकते थे। पहले होता था एक कैंडिडेट 4-4, 5-5, 10-10 जगहों से चुनाव लड़ता था, कहीं से तो जीत जाएंगे। इसका नुकसान ये होता था कि भाई एक जगह से जीत गया, बाकी 9 सीटें खाली रह गई। तो फिर उसके पास बहुत पैसा था, तो उसने कई जगह से चुनाव लड़ लिया, लेकिन जब 9 सीटें खाली रह गई तो उसका 2 नुकसान हुआ। पहला, आम जनता ने उस पर भरोसा जताया था, अपने एस्पिरेशंस को देखा था उसमें, इसकी वजह से उन्होंने वोट दे दिया था। लेकिन जब वो यहाँ पे चुनाव जीत गया, तो यहाँ उसने सीट रख ली और बाकी 9 सीटें खाली कर दी। तो यहाँ पे एक तो आम जनता के एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हुए। दूसरा, चुनाव करवाना पड़ता है फिर से, जिसमें कॉस्ट आते हैं, जिससे MCC लागू करना पड़ता है, डेवलपमेंट प्रोसेस बाधित होते हैं, बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस होते हैं। इसकी वजह से एक व्यक्ति अब मैक्सिमम 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है, जैसे राहुल गांधी ने 2 वेनाड से और वहाँ से रायबरेली से चुनाव लड़ा, तो ऐसे ही अब मैक्सिमम 2 जगहों से ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी एक रिफॉर्म था। एग्जिट पोल पर बैन। पहले क्या होता था, चुनाव चल रहा है और मीडिया चैनल वाले दिखाना शुरू कर दिए, एग्जिट पोल में फलानी पार्टी को लोग फेवर कर रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या होता था कल भी मैंने लाइव लेक्चर में इसी को बताया था कि भाई A है, B है, ये A पार्टी है, B पार्टी है, इसका एक कैडर होगा, तो ये पर्टिकुलर बंदा A पार्टी को वोट देता है। अब कैसे है ना, ये उसका भक्त है, कैडर है, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, जो भी आइडियोलॉजी के आधार पर इसी को वोट देगा। आप उसको अमृत दे दोगे, आप उसको दुनिया की दूसरी पार्टी चाहे जितना अच्छा काम कर ले, वो कभी दूसरे को वोट नहीं देगा। ऐसे B पार्टी का जो बंदा है वो डेडिकेटेड है, वो दूसरे को वोट नहीं देगा। लेकिन ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्विंग वोटर। स्विंग वोटर क्या करता है, देखता है
किसकी तरफ हवा चल रही है, किसकी तरफ अंडर करंट चल रहा है। अगर ए पार्टी की तरफ ज़्यादा चल रही है तो उधर वोट दे देगा, बी की तरफ चल रही है तो उधर वोट दे देगा। दूसरा, स्विंग वोटर जो होता है वो मीडिया, न्यूज़पेपर्स, गॉसिप्स, इनसे सबसे प्रभावित भी होता है। तो जब वो प्रभावित होता है तो अगर एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि ये पार्टी जीत रही है तो सोचेगा हाँ यार इस पार्टी जीत रही है, लोग फेवर कर रहे हैं तो इसी को वोट दे देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मूड है, उसका जो विचार है, वो एग्जिट पोल से प्रभावित हो गया। और एग्जिट पोल अगर अच्छा होता, सच्चा होता तो बात ठीक थी। वो तो एलो जर्नलिज्म है, वो तो सरोगेट एक हिसाब से है कि भाई पैसा लेकर के पेड न्यूज़ दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल फर्जी चला रहे हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत होती थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तो एग्जिट पोल पब्लिश नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा रिफॉर्म था। दूसरी, सांसदों और विधायकों की तत्काल योग्यता। अब क्या होता था, पहले कोई किसी का कन्विक्शन हो गया, मतलब कि उसको सजा हो गई अदालत से, उसने वो गया 3 महीने के अंदर उसने हाई कोर्ट में अपील कर दिया, और अपील कर दिया वो अब चलता रहा 10-15 साल, तब तक तो उसका, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया, तब तक तो उसका चुनावी जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है, करियर है, वो हो जाता है कंप्लीट। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में, इंपॉर्टेंट है केस, ध्यान रखना, लिली थॉमस के केस में कहा कि भाई अगर कोई भी सांसद विधायक अगर दोषी पाया जाता है, 2 साल या उससे ज़्यादा का कन्विक्शन होता है, सज़ा मिलती है, तो वो अपील छोड़ दो। जब अपील होगा, जब स्टे होगा तो देखेंगे बाद में। लेकिन जैसे ही सज़ा मिलती, कन्विक्शन होता है, सेंटेंस मिलता है 2 साल या उससे ज़्यादा का, इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने मेंबरशिप से। और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आई थी, जिसे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के सामने फाड़ दिया था, आपको पता ही होगा। फिर नगद डोनेशन की सीमा घटाई गई। पहले क्या था, 2017-18 तक अरुण जेटली जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए उसके पहले, कि भाई 20,000 रुपये तक कोई व्यक्ति अगर दे रहा है किसी को, तो उसके लिए उसका नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, उसका एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं, उसका डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है चुनाव आयोग को। लेकिन उन्होंने कहा 17-18 में कि अब 2,000 ये लिमिट कर दिया कि भाई 2,000 से ज़्यादा अगर कोई भी पैसा आपको दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसका एड्रेस, उसका डिटेल देना ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को। ये बात अलग है कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी लेकर के आ गए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। कहा कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत ज़्यादा ओपेकनेस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि नाम बताने की, पब्लिश करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड भी एक रिफॉर्म के तौर पे जो देखा जाता था आज के कुछ साल पहले तक, अब ये रिफॉर्म नहीं रहा, क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा रिफॉर्म माना जा सकता है, क्योंकि 2000 की लिमिट जो है वो रिफॉर्म की तरफ ही है। विदेशी चंदा की अनुमति, FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें अमेंडमेंट किया गया और कहा गया पहले विदेशों से चंदा नहीं ले सकते थे, ऐसा माना जाता था हमारी सॉर्निटी का वायलेशन है कि वे विदेश वाले चंदा देंगे तो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन FCRA में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके अब विदेश से भी चंदा लेने की परमिशन है। उसमें कुछ कंडीशन है कि भाई NRI ही होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो एक बार इसे देख लेना। तो ये सब रिफॉर्म्स हैं जो अब तक हुए हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं, जो इधर था इशूज में, वही चैलेंजेस हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, 40% क्रिमिनल्स, विमेन का, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का, गरीब लोगों का, पुअर्स का अब भी ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि सभी कम्युनिटीज़ का, सभी जाति का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उनमें से जो गरीब हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्यों, जिनके पास मसल पावर, मनी पावर है, वही लोग सिर्फ आ पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्ट्राइक डाउन करने के बाद कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं है फंडिंग के लिए। पॉलिटिकल जो फंडिंग है स्टेट के द्वारा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी लागू नहीं किया जा रहा है। MCC बार बार लागू हो रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कोई भी सहमति नहीं बन पा रही। इलेक्शन कमीशन के बारे में अब ट्रस्ट नहीं रहा ज़्यादा लोगों को, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज बता रही हैं। EVM पे ट्रस्ट नहीं है लोगों को, है ना। चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठते रहे। तो ये सब हैं जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म की जरूरत है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष चुन लिया जाएगा या बैठ के हेडक्वार्टर से डिसाइड हो जाता है। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी ना होने की वजह से जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आना नहीं चाहते हैं। क्यों, उनको लगता है हम क्या करेंगे, आकर के वहाँ दरी ही बिछाएंगे जीवन भर, कुछ हमें मिलेगा तो है नहीं। तो इसकी वजह से आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ समितियां हैं, कुछ कुछ कमेटीज हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो GS पेपर 2 है, वहाँ पे आर्टिकल है, शेड्यूल है, कमेटी है, कमीशन है, रिपोर्ट है, ये लिखने से नंबर मिलता है। GS पेपर 3, जिसमें मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट था साल 2022 में भी, और 23 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे UPSC में, स्टेट में भी काफ़ी अच्छा था। मुझे लग रहा है कि उसके पीछे कारण है कि जो डेटा फैक्ट है मित्रों, वो डेटा फैक्ट जम के यूज करना है, ठीक है ना, ताकि आप इकोनॉमी के डेटा, एनवायरनमेंट पे डेटा आप सब्सटेंशिएट कर सकें, अपने आर्गूमेंट को आप साबित कर सकें। आप जो भी कहते हैं, अगर उसके पीछे समर्थन में तर्क नहीं दे पाते हैं, तो बात आपकी बात नहीं, वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही GS पेपर 2 में आपको कमेटी रिपोर्ट्स कोट करना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए जो कमेटीज हैं, जो कमीशंस हैं, उनके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। एक कमेटी थी जिसको कहते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये मंत्री रह चुके थे साल 1990 में। इन्होंने क्या कहा कि भाई जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी नियुक्ति एक कमेटी के द्वारा हो। सिर्फ प्रधानमंत्री या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चाह ले कि इसको हम इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी पे लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, शायद वो ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ही था, देख लेना एक बार केस का नाम।
आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस को इनवोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, बल्कि एक कमेटी करेगी। उस कमेटी में होंगे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ इलेक्शन जो सीजीआई हैं, चीफ जो जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो होंगे या उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई जज होगा, और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन यानी एलओपी होंगे, ठीक है, लोकसभा में। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बट द प्रॉब्लम वाज कि पार्लियामेंट ने इसको ओवररूल कर दिया, इसको पलट दिया एक नया कानून ला करके। उस कानून में कहा गया जो कमेटी होगी उसमें पीएम तो होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे, ठीक है, लेकिन एक जो तीसरा मेंबर है वो पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई मंत्री होगा। इसका नुकसान क्या हुआ, अब भी एग्जीक्यूटिव में यहाँ मेजोरिटी हो जाएगी, यानी केंद्र सरकार जो चाहेगी उस व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। एलओपी तो माइनॉरिटी में हो गया, पहले अगर सीजीआई होता तो उसका साथ मिल सकता था। तो ये है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था एआरसी जो था वो आया था 1967 में, तब उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग साल 2008 में आया, वीरप्पा मोइली इसके चेयरपर्सन थे जो पेट्रोलियम मंत्री भी थे। तो वीरप्पा मोइली ने इसमें ढेर सारे सजेशन दिए थे, एआरसी ने, वीरप्पा मोइली ने कि एआरसी ने सजेशन दिए थे। तो आरटीआई को लेकर के, गवर्नेंस को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत चीज़ें हैं उसमें। चुनाव को लिए उन्होंने कहा था जो फाइनेंस ऑफ जो पॉलिटिकल फंडिंग है, यानी कि चुनाव में जो वित्त पोषण है उसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए बार बार चर्चा होती है क्या पॉलिटिकल फंडिंग स्टेट करे, कि भाई जो भी चुनावी खर्चे आ रहे हैं वो सब स्टेट दे दे कैंडिडेट को। इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे इलेक्टोरल प्रोसेस में, सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिनके पास पैसा है। लेकिन फिर इसका मेथड क्या हो, और फिर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो स्टेट यानी कि राज्य पैसा क्यों दे। ये बात अलग है, कई यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिकल फंडिंग स्टेट द्वारा की जाती है। बोहरा समिति एक थी 1993 की, इसने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में जो अपराध का गठजोड़ है उसको लेकर के चिंता जताई थी और उसमें सजेशन दिया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो रिलेवेंट हैं, एक बार देख लेना, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। एआई वगैरह चुनाव में कैसे यूज होता है, पहले सोशल मीडिया पे सवाल आ चुका है तो एआई पे सवाल आ सकता है। क्रॉस वोटिंग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी की सिस्टम क्या है, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है कि नहीं, भारत में अल्टरनेटिव जो वोटिंग है वो मेथड्स क्या है, जैसे कि भाई प्रॉक्सी वोटिंग जिसको कहते हैं कि मैं कहीं बाहर पोस्टेड हूँ और वोट नहीं डाल सकता तो मेरा कोई मित्र चला गया मेरी जगह पे वोट डालने के लिए। ऐसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वैसे जैसे नेपाल में चुनावी प्रणाली है वैसे कि भाई भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है कि आपने या तो ये को वोट दिया तो बी को वोट दिया तो सी को वोट दिया। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि जो भी पार्टी है जितने परसेंट वोट उसको मिले उतने परसेंट उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति सिर्फ या तो ए कैंडिडेट को डालेगा या तो बी या तो सी, ऐसा नहीं होगा। ए को भी डालेगा, बी को भी डालेगा, सी को भी डालेगा। अगर पहली पसंद ए है तो उसको 1 नंबर का प्रेफरेंस, दूसरी पसंद बी है तो 2 नंबर का प्रेफरेंस, और तीसरी प्रेफरेंस अगर सी है तो उसको 3 नंबर का प्रेफरेंस, ऐसे। अब ये हो गया एमसीसी के बारे में, और पढ़ लेना है आप। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2001 में हरबंस सिंह चलाल के मामले में कहा था कि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इमीडिएटली आचार संहिता लागू हो जाती है, ठीक है। प्रीलिम को लेकर के कुछ और रह गया था मित्रों, आज का है सवाल, ये देखिए एक सवाल और रह गया था। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भैया आप 70 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति होगा उसको क्या करेंगे, हम प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो 5 लाख रुपए का जो हेल्थ कवर है वो हम दे देंगे सभी 70 साल के ऊपर के व्यक्तियों को, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे सवाल बन सकता है। पहला तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, दूसरा आगे देखेंगे, पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 पे देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं इस पर क्या क्या सवाल आ सकता है। तो आयुष्मान भारत योजना जो है जिसमें कि कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, नंबर 1। दूसरा 2018 में से लॉन्च किया गया था, क्योंकि सवाल यूपीपी से पूछ रहा है बार बार कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है और मैच करवाता है ऐसे, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। 3-4 स्कीम और भी जो फ्लैगशिप हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको भी याद रखो, जैसे स्वच्छ भारत है, उसमें मैंने एक 10 मिनट का वीडियो बनाया था कि स्वच्छ भारत के 10 साल हुए थे, तो वो भी देख लेना आप। 2018 में लॉन्च हुआ। सेकेंडरी और टर्सरी केयर में ये 5 लाख रुपए तक का कवर देता है। यही इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि भाई कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ, सर्जरी हुआ, तब आपने 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आपने ये कोशिश नहीं की कि उसकी सर्जरी ही ना हो, वो अस्पताल तक पहुंचे ही ना। इसके लिए आपको प्रिवेंटिव केयर करना था, उसके लिए आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत नहीं किया, वहाँ डॉक्टर्स, वहाँ अस्पताल, वहाँ अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं की।
अगर प्राइमरी केयर ही अच्छा हो जाए तो सेकेंडरी और टर्सरी केयर की नौबत ही कम हो जाएगी। दूसरा, कोई व्यक्ति सामान्य रूप से बीमार है, कैंसर का भी पेशेंट है, तो ओपीडी में जाएगा। ओपीडी में गया तो आपने उसके इलाज का खर्च का व्यवस्था तो नहीं किया, उसको अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा, तभी आप पैसे दोगे। तो ये सब इसकी कमियां हैं जो दूर की जानी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण, जिसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बोलते हैं, इसके माध्यम से। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, जैसे साउथ के कुछ स्टेट हो, कहते हैं कि भाई हमारे खुद के भी स्कीम अच्छे हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए ध्यान रखते हैं, तो हम आयुष्मान भारत योजना क्यों लॉन्च करें, है ना। दूसरा, इसमें फंडिंग का जो तरीका है वो 60-40 है, यानी कि 60 रुपये सेंटर देगा, 40 रुपये स्टेट देगा, हिली स्टेट को छोड़ करके। तो राज्य सरकार कहते हैं तो वैसे हमारे पास पैसा नहीं, ऊपर से आप नई नई स्कीम लाते रहते हो, हमारे पास पैसा नहीं है, तो भी एक विरोध चलता रहता है, देखना पड़ेगा क्या करना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जिसको लेकर के सवाल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तो भी आप मेंस में कहीं भी आप कोट कर सकते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो एम था वो ये था भाई कि 2.5% ऑफ जीडीपी हम खर्च करेंगे हेल्थ पर। अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने डेटा देखा, साल 2023-24 में 1.9% ऑफ जीडीपी खाली खर्च हो पाया है, यानी कि अब भी हम इस टारगेट से बहुत दूर। दूसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का टारगेट था, कोशिश की है सरकार ने, लेकिन वो भी सभी लोगों को ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक दिक्कत है। और टारगेट क्या थी कि भाई जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 साल हम लेकर के आएंगे, 67 साल से बढ़ा करके। फर्टिलिटी रेट को हम रिप्लेसमेंट लेवल तक साल 2025 तक लाएंगे, 2.1 कर देंगे। ये बात अलग है। एनएफएचएस जो 5 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2000 जो 5th राउंड का, उसमें बताया गया है कि अब फर्टिलिटी रेट जो है, टीएफआर जो है, वो आ गई है रिप्लेसमेंट के नीचे। 90-90-90 का भी टारगेट था, यानी कि कहा गया कि भाई 2020 तक जितने लोग को एचआईवी है, यानी कि ह्यूमन जो इंसान सफ़र कर रहे हैं एड्स से, एचआईवी से, उनमें से 90 लोगों को पता हो उनको एचआईवी है, और जिन लोगों को पता हो एचआईवी है उसमें से 90 लोगों का क्या हो जाए, इलाज होना शुरू हो जाए। और जिन लोगों का इलाज हो उनमें से 90 लोगों का, मतलब 90% का जो वायरस है वो सप्रेस हो जाए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से। तो ये टारगेट था, ठीक। इस टारगेट में कुछ पूरे हुए हैं, कुछ नहीं पूरे हुए हैं, ठीक है मित्रों। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है जो आप देख लीजिए, आज की न्यूज है। ब्राज़ील ने कहा है कि वो बीआरआई में शामिल नहीं होगा। एक्चुअली 20 नवंबर को विजिट होने वाला है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, चाइनीज प्रेसिडेंट का, ब्राज़ील में। उसके पहले ब्राज़ील का ये अनाउंस करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रिक्स में इंडिया के बाद ब्राज़ील ऐसा दूसरा राष्ट्र हो गया है जिसने बीआरआई को शामिल ना होने का फैसला किया है। तो भारत ने सॉवरेनिटी की वजह से ऐसा किया था, और चाइना से हमें थ्रेट भी है। ब्राज़ील ने भी कहा है नहीं। तो अगला सवाल बन सकता है कि भाई कौन सा ऐसा राष्ट्र है ब्रिक्स में जो इंडिया के बाद जिसने बीआरआई में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ना होने का फैसला किया है, तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। मित्रों, आप अगर चाहें तो आपको पता होगा कि एडमेत्रे का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, अस्तित्व बैच के सारे कोर्सेस अब एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। वो एप्लीकेशन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, बहुत अच्छी रोबस्ट कंपनी है। अभी $1 मिलियन उसने उठाया है फंडिंग में। तो टेक्नोलॉजी की सहायता से, थोड़ा एप्लीकेशन की सहायता से आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर कर सकें, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अस्तित्व बैच में जो कोर्सेस हैं वो आप देख सकते हो, नहीं तो जो करंट अफेयर के लाइव लेक्चर अस्तित्व बैच के लिए होता है, 9 लेक्चर 10 लेक्चर हो चुके हैं, और जो उसके क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा वो आप थोड़े से बहुत डिस्काउंटेड और कंसेशन पे लोग सोच रहे हैं कि भाई पूरा अस्तित्व नहीं ले सकते, तो करंट अफेयर उनको दे दिया जाए। उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे सारे, जो बहुत रिच क्वेश्चन हैं, पूरा कुछ भी भूल वचन नहीं किया गया है। लाइव लेक्चर रहेंगे जिससे आप सीख पाओगे, रटने की स्थिति नहीं रहेगी, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। प्लस जो टेस्ट सीरीज जो करवाए गए थे 35-40 के आसपास हो चुके हैं, वो पूरा दे दिया जाएगा उसमें। प्लस अगर एग्जाम जाता है मार्च अप्रैल में, जिसकी संभावना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंस का बैच इंटीग्रेटेड लेकर के आए, जिसमें प्रीलिम भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी, नहीं तो पूरा फोकस जो है वो मेंस पे रहेगा। मेंस में मेरा परफॉर्मेंस आपको पता ही है किस तरीके से रहा, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ही। और बेसिकली मुझे पसंद भी है मेंस पढ़ाना। तो जो हमने फाउंडेशन कोर्स भगीरथ का लॉन्च किया था, 1 महीने तक चला था, उसमें बेसिक चीज़ें बताई थी ऊपर तौर पर। हम उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से न सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि एक टॉपिक, एक पेज कंटेंट का भी हम टारगेट रख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी यूपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड लोग, उनकी हेल्प से कोशिश करेंगे कि कंटेंट अच्छा क्रिएट हो सके और आपको अच्छे से डिलीवर कर सके। यूपीपीसीएस की फील्ड में ऐसा गाइडेंस नहीं है, बहुत रेयर है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिए, तो हम बेहतर करेंगे। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल के सेशन में।